नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग बात कर रहे हैं हाउस ऑफ सोल या क्रिएशन, मतलब आत्मा कहाँ से आती है और मुक्त होने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। अगर आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती, तो जाती कहाँ है, हमको दिखती क्यों नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बातें करना चाहते हैं। जो भी मैं कहूँगा इसको ऐसे मत देखिएगा कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, इसको थियरी की तरह समझिएगा। क्योंकि मैं आज बच्चों से ज़ेनोगा एडवांस में बता रहा था कि हमारे लिए मेडिटेशन करने का कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को भूख लगती है तो खाना खाता है, सांस रुकती है इसलिए वो फ्रेश होना चाहता है, जाता है बाहर, बॉडी ही उससे काम कराती है। लेकिन ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए या कुछ सीखने के लिए अलग से एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है। और मेडिटेशन में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो भी एकदम अलग टाइप की एनर्जी, जिसमें आप बहुत पैसिव हो जाते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना। मतलब जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस समय भी अपने अंदर देखना कि क्या हो रहा है, और जिस समय आप कुछ कर रहे हैं और उसका फल बन रहा है तो ये देखना कि ये फल मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया के किसी कर्म का कोई फल नहीं चाहिए, बस मुझे कर्म करना है। अब ये बड़ा टेढ़ा है काम, क्योंकि फ़िलहाल हम शरीर हैं और ये शरीर हर चीज़ फल के लिए करती है, एक्सपीरियंस के लिए करती है। भूख का एक्सपीरियंस ना हो इसलिए भोजन करती है, दर्द का एक्सपीरियंस ना हो इसलिए वो दवाई लगाती है, भविष्य खराब ना हो इसलिए वो पढ़ाई करती है, नौकरी लग जाए इसलिए वो तैयारी करती है। तो हमारी लाइफ पूरी की पूरी गवर्नड है, डिज़ाइंड है फल के लिए। लेकिन मेडिटेशन उल्टा है। मेडिटेशन है जहाँ पर आप अपने आप को इकट्ठा करते हैं, और उसमें भी अपना वो रूप जो चीज़ों को परसीव कर सकता है, सेंस कर सकता है, महसूस कर सकता है। महसूस तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन जब आप स्लो होते हैं, शांत होते हैं, साइलेंट होते हैं, तो आप सूक्ष्म चीज़ एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। और यही पर्पज़ है मेडिटेशन का। क्योंकि जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे आपके दुखों का कारण एक्टिविटीज़ नहीं है, आपके कर्म नहीं है। आपके अंदर में ये अनअवेयरनेस है कर्मों का। आपके सामने हमेशा मल्टीपल चॉइस होते हैं। आप चोरी कर सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते। आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ ना बोलें। आप किसी को धोखा दे सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ना दे, ईमानदारी कर लें। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये शरीर है, हम सब शरीर हैं, और शरीर के लिए ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर उसके सामने थोड़ा सा धोखा देकर, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा धोखा देकर के इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, तो उसके लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये सब साधु सन्यासी और समझदार लोग कहते हैं ईमानदारी रखो, तो उसका तो कोई रिजल्ट दिखता नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा धोखा देता हूँ तो तुरंत या तो पैसे का फ़ायदा होगा या किसी और टाइप का फ़ायदा होगा। इसलिए हमारा मन हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है, और कन्फ्यूजन में वो ऐसे चॉइसेस ले लेता है जिसका रिज़ल्ट उसको बाद में एक नुकसान की तरह झेलना पड़ता है। और इसी रॉन्ग चॉइसेस को ना करना या सही चॉइसेस को चूज़ करने के लिए आपको साइलेंस की एनर्जी इकट्ठी करनी पड़ती है। अब ये अपने आप में एनर्जी लगती भी नहीं है। एक आदमी की जब स्पिरिचुअल लाइफ देखिए तो बाहर से कोई आदमी जो साधु है, कोई ऋषि है, जब तक वो बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर देता, जब तक लोग उसके पास आकर के उसकी
बड़े बड़े लोग उसके पैर न छुएं, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। बुद्ध भी अगर हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं और हमको ज्ञान बांटना शुरू कर दें तो उनसे पूछेंगे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है, तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं। और बुद्ध को करना पड़ा, बुद्ध को हज़ारों फॉलोअर्स इकट्ठा करना पड़ा, तब जाकर के वो ज्ञान की बातें दुनिया तक पहुंचा पाए। फ़िलहाल तो कोई बुद्ध है नहीं, बस आपका ये YouTube का चैनल है और मैं तो आपके पास भी नहीं हूँ, मेरी तो केवल आवाज़ है। लेकिन ये आपको खुद डिसीजन करना होगा कि अगर आप अवेयरनेस इकट्ठी करते हो तो उसका क्या करोगे। मैं तो बता दूंगा आपको, मैं बता सकता हूँ कि क्रिएशन है, क्रिएशन के सेंटर में सत्यम है, एकदम सेंटर में, जो कभी किसी को न दिखा है न दिखेगा। अब उस पर भरोसा करना है नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो तपह है, जिसको हम डिवाइन होलनेस कहते हैं, और वहाँ पर पहली बार क्रिएशन मैनिफेस्ट करता है, दिखता है। अभी तक आंखें तो है नहीं तो दिखता किसको है, इस तरह के डाउट्स आएंगे। लेकिन उसके बाद जन्म में चल के छोटे छोटे और बड़े बड़े डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं आत्मन होते हैं। उन्हीं में से एक आत्मन आप हैं। आपकी मर्जी है, आप उसको विश्वास करना चाहो ना करो, लेकिन ये थियरी है। इसको आप एक एजम्पशन की तरह जब लेंगे और अपनी इस लाइफ में अवेयरनेस को इकट्ठा करेंगे, तब धीरे धीरे आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देंगी। आपको दिखाई देगा कि आपके और आपके बच्चे के बीच में जो बहस होती है, आर्गुमेंट होती है, उसकी वजह से आपका और आपके बच्चे का दिन खराब जाता है, साल खराब जाता है और आप दोनों का रिश्ता ख़राब होता है। वो इसीलिए है क्योंकि आपने बहुत सूक्ष्म तल पे अपने विचारों को नहीं देखा जब वो ज़ुबान पे आ रहे थे और आपके बच्चे तक जा रहे थे। और चूँकि आपने नहीं देखा, आप उसके रोल मॉडल हैं, तो बच्चे ने भी नहीं देखा, वो भी बेहोशी में आपसे कुछ कह रहा था। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप अवेयरनेस इकट्ठा करेंगे अपने आत्मन को जानने के लिए, तो वो अवेयरनेस आपके रिश्ते को भी ठीक कर पाएगा, आपके बच्चे के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके ऑफिस में, अपने काम के साथ, हर की चीज़ के साथ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कोई और नहीं करा सकता आपको। और ये एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, फल के लिए नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खूब अवेयर हो जाएं और उसका रिज़ल्ट आपको फटाफट मिल जाए, तो ये अवेयरनेस का खेल नहीं चलेगा। ये तो ऐसा होता है जैसे कोई म्यूज़िशियन प्रैक्टिस करता है, साल 2 साल 3 साल तक प्रैक्टिस करता है, तो थोड़ा बहुत सुर सधता है, म्यूज़िक आती है। 10 साल 20 साल तक जब कोई गाना गाता है, तब जाकर के वो थोड़ा बहुत सिंगर बनता है। एक लाइफ चली जाती है, तब जाकर एक आदमी माइस्ट्रो बनता है। और उसमें भी कहा जाता है, जो लोग बहुत यंग एज से सिंगर्स हैं, जो पिछले कई जन्मों से तैयारी कर रहे थे, ऐसा माना जाता है। तो भैया रिज़ल्ट या फल तो गिफ्ट के रूप में ही आता है। आपकी ज़िंदगी तो साधना में ही गुजर जाएगी। लेकिन साधना किसकी? अपने सेल्फ की। तो ये सेल्फ आता कहाँ से है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कल के वीडियो में, सबसे सेंटर में होता है सत्यम, उसके बाहर होता है जनः, और सबसे बाहर होता है तपः। तो जनः को हम लोग डिवाइन होलनेस भी कह सकते हैं। और इस जनः की एक खासियत है कि यहाँ पर सब कुछ फ्लक्स में है, एकदम रिदमिक मोशन में है, एक ऐसे परफेक्ट डांस में जहाँ कोई चीज़ किसी के साथ लड़ाई नहीं करती, कोई चीज़ किसी के खिलाफ नहीं होती, इसलिए वहाँ पर कोई दुख नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, कोई डेथ नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ये स्टेज, तपह की स्टेज,
यहाँ पर अभी भी कोई ईश्वर नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इस तरह के कोई डिटीज़ नहीं है। ये एक परफेक्ट रिदम की एनर्जी की स्टेट है। तो इसको बोलते हैं ओम तत्सत। सत्यम को या तो एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं, लेकिन वो ट्रूथ जो अब मैनिफेस्टेड है, जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है। अब ये डिवाइन होलनेस के या तपह के हाथ में है कि ये क्रिएशन को और आगे लेके जाए, और उसी के बाद और आगे के स्टेजेस में एग्जिस्टेंस, जिसमें हम और आप अभी अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बनाए। सच देखा जाए तो ये तपह है जिसके गर्भ में से ये सारी की सारी कायनात सब कुछ पैदा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ये तपह, डिवाइन होलनेस, ये है अल्टीमेट मदर सभी चीज़ों की, क्रिएशन की और बाद में एग्जिस्टेंस की। इसीलिए इसको माँ कहा गया है, गायत्री माँ। इसको कंफ्यूज मत करिएगा। जो जप है डिवाइन गायत्री माँ का, वो तो बाद के रूप को हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो तो बाद का स्टेट है जिसमें वो अपने अंदर पूरी की पूरी ब्रह्मांड को होल्ड करती हैं, रखती हैं अपनी गोद में। किसको? कौन से ब्रह्मांड को? भू को, भुवः को और सुवः को। और मुझे माफ़ करिएगा, ये सब के सब हमारी भाषा है, और भाषा बहुत लिमिटेड चीज़ें एक्सप्रेस कर पाती है, बता पाती है, समझ पाती है। हमारी भाषा के हिसाब से मैटर है और डिवाइन है, लेकिन रियलिटी के हिसाब से यहाँ कोई भी चीज़ इस भू भुवः सुवः में मैटर है ही नहीं, मृत है ही नहीं। डिवाइन के लिए, तपह के लिए ये एक बड़ा सा स्वप्न है, जो स्वप्न की तरह देखा जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग अपने सपने को देखते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मांड, ये भू भुवः और सुवः डिवाइन का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सपना है। तो इंसानों की तरफ से देखा जाए तो सबसे पहले का स्टेज है जिसमें हम और आप अभी हैं, धरती है, आकाश है, सूरज है, चंद्रमा है, इसको कहते हैं भू। जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे कॉन्शियसली, अभी सपने की दुनिया में नहीं, कॉन्शियसली जब आप आगे बढ़ेंगे और उस दुनिया को महसूस करेंगे अपने अवेयरनेस से, तब आप पहुँचेंगे भूवः में। उसके आगे का स्टेज होगा सुवः। उसके बाद का स्टेज बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन तब तक आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट, आपके आत्मन का आपको साथ मिल चुका रहेगा और आराम से आप क्रॉस कर पाएंगे फोर्थ स्टेज को, जिसको हम कहेंगे महः रीजन। इसके आगे है जनः, उसके बाद तपः और सबसे आखिरी में सत्यम, और उसके लास्ट में परम सत्यम। तो आप किसको कहेंगे? मैटर किसको कहेंगे? तत्व किसको कहेंगे? समान किसको कहेंगे? और किसको आप कहेंगे आत्मन? क्योंकि जैसे हमारा स्वप्न हम ही थे, ऐसे ही ये ब्रह्मांड उसी का हिस्सा है, परम का, डिवाइन का। अगर ये सब जो मैंने कहा है वो सच है, तो हम और आप इसको जानते क्यों नहीं हैं? ये इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हमारा माइंड बना हुआ है हमारे पांचों इंद्रियों के मेल से, हमारा कॉन्शियस माइंड, और ये एक समय पर केवल एक झलक देख पाता है, एक फ्रैगमेंट देख पाता है। इसके लिए संपूर्ण को देखना, महसूस करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग की रेंज बहुत लिमिटेड है। संपूर्ण केवल जिया जा सकता है, इस माइंड से समझा नहीं जा सकता। हम और आप तो फिर भी नॉर्मल इंसान हैं। हम ही में से अगर सबसे तेज़, सबसे समझदार लोगों को भी आप ले लें, जो बेस्ट ह्यूमन माइंड हैं, उनके लिए इसी समय जो छोटा सा एक हमारा ग्रह है धरती, वो जो पल पल बदल रही है, जिसमें एक ही समय पर लाखों लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग पैदा हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उसको इमेजिन करना भी हमारे बेस्ट ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। और डिवाइन के लिए ये अर्थ एकदम छोटा सा एकदम इनसिग्निफिकेंट एंटिटी है,
और जितनी छोटी ये अर्थ है डिवाइन के लिए, उतनी ही छोटी ये सोलर सिस्टम है, हमारे 9 ग्रह हैं, और उतना ही अनइम्पॉर्टेंट ये गैलेक्सी है, ये फिज़िकल वर्ल्ड है हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए। तो अगर हम अपनी धरती को भी ग्रास्प नहीं कर सकते, नहीं उसको समझ सकते, तो हम ये डिवाइन होलनेस को, ये तपह को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं डिवाइन फ्रैगमेंट की, आत्मन की। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट है और एक आपके पति की, एक आपके बच्चे की। एक डिवाइन फ्रैगमेंट दूसरे से इतनी अलग है कि उसको समझ पाना इस ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए विचारों के ज़रिए, इमोशंस के ज़रिए आत्मन को नहीं समझा जा सकता। अगर कोई तरीका है तो वो है प्योर साइलेंस का, और वो भी ऐसा साइलेंस जो ज़बरदस्ती से नहीं लाया गया है। वो आया है इस गहरी समझ से कि मेरे जो भी विचार हैं उस सब के सब आसमान को दिया दिखाने जैसा है, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आज नहीं, अभी नहीं, एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप खुद कहेंगे कि ये भू भूह सुवह और वो डिवाइन क्रिएशन, ये दोनों तो एक ही हैं। लेकिन अभी नहीं, जब आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा होगा तब। बट फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सत्यम के बाद जनह के बाद क्रिएशन एक बहुत बारीक ड्रिफ्ट लेती है, शिफ्ट लेती है। उसका टेक्सचर बदलता है, उसका स्ट्रक्चर बदलता है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसलिए इसको समझने के लिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इन दोनों को अलग अलग रखिए। एक वो स्टेज जो इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले की स्टेज है, और एक वो स्टेज जो इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद की स्टेज है। इसीलिए हम उस क्रिटिकल पॉइंट के पहले की चीज़ को क्रिएशन के नाम से पुकारते हैं, और उस क्रिटिकल पॉइंट के बाद में जो कुछ भी हम लोग महसूस करते हैं उसको हम एग्जिस्टेंस करके पुकारते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी श्रृंखला एक है। ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आता जिस समय क्रिएशन और एग्जिस्टेंस एक नहीं होते, सिंगल एंटिटी नहीं होते। इन दोनों का टेक्सचर अलग अलग है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, एक आदमी अनमैनिफेस्टेड रूप में होता है और फिर वो जन्म लेता है। जिसको आप जन्म कहते हैं वो उस आदमी का रूप है, एक डिफरेंट टेक्सचर है, और जब वो शरीर छोड़ता है तो वो अलग टेक्सचर है। और एक और पॉइंट मैं चाहता हूँ यहाँ पर एकदम बेसिकली क्लियर हो जाए। अगर आप ये कहते हैं कि क्रिएशन बेटर है, वो डिवाइन है, और ये फिज़िकल वर्ल्ड ख़राब है क्योंकि ये ट्रांजिटरी है, तो ये भी एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। इसको ऐसे मान के चलिए कि ये अलग अलग एरियाज़ हैं और वहाँ पर अलग अलग फोर्स फील्ड्स हैं, अलग अलग कंडीशनिंग्स हैं। ये सब अलग अलग होने के बावजूद भी ये सब के सब एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ये डिफरेंस की वजह से ये एलिमेंट्स का, फोर्सेस का ऑपरेशन अलग अलग तरीके से काम करता है। इसीलिए ये फोर्स फील्ड कहीं कहीं दिखती है जो पहले दिखती नहीं थी, और कुछ जो पहले दिखती थी वो बाद में इनविजिबल हो जाती हैं, दिखती नहीं हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ कहीं पर भी समय होता है, ड्यूरेशन होता है, वहाँ पर लॉज ऑफ साइकिल काम करते हैं, लॉज ऑफ साइकिल। क्योंकि डिवाइन होलनेस के लिए ये सब कुछ बस केवल एक लंबा रिदमिक मोशन है, एक सुर है, एक म्यूज़िक है। सब कुछ डिवाइन होलनेस के लिए एक कांस्टेंट फ्लक्स है, एक कंटिन्यूअस चेंज है। और इसीलिए ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें तो हमको
विजिबल होती हैं, दिखती हैं, और कुछ चीज़ें हमारे सामने से गायब हो जाती हैं। और ये चीज़ों का दिखना और गायब हो जाना, इसकी वजह से हम इंसानों का ब्रेन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ है, और हमने उसके लिए अलग अलग थियरीज़ इवॉल्व की हैं, झूठी थियरीज़। हमने अपनी फ़िलासफ़ीज़ बनाई हैं, गाने लिखे हैं, हमने अपने खुद की सेरेमनीज़ और राइट्स, अपने खुद के नियम बना रखे हैं, और हमने जो चीज़ दिखती है उसको जन्म का नाम दिया है, और जो चीज़ नहीं दिखती है उसको मृत्यु का नाम दिया है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन इस कंप्लीट होलनेस को, डिवाइन होलनेस को देख नहीं पाता, केवल छोटे छोटे हिस्से देखता है। इसलिए उसने अपने अपने गलत आइडियाज़ इवॉल्व किए हैं जन्म के और मृत्यु के बारे में। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत गहरे रूप में एक्सप्लोर करने के लिए बैठे हुए हैं। जो हम जानते हैं, जो हमारा विचार जानता है, जो हमारे दुख और हमारी खुशियाँ हैं, वो केवल फ्रैगमेंट्स की हैं, आधी अधूरी हैं। जब कंप्लीट चीज़ों का, कंप्लीट सेल्फ का एक्सपीरियंस होगा तो हमको कोई दुख नहीं होगा, कोई बंधन नहीं होगा, कोई जुड़ाव नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। वही होगी परम स्टेट, वही है जहाँ से आत्मन आई है, और वही है जहाँ पर आत्मन को जाना है। और यही पर्पज़ है आपके लिए इस अवेयरनेस को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि यही पूंजी आपके साथ मृत्यु के बाद भी बची रहती है, साथ जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन मैं आपको इनवाइट करूँगा ज़ेनोका एडवांस के लिए, WBX के लिए, उन सभी कोर्सेज़ के लिए, बिकॉज ज्ञान वो फोर्स है जिसके ज़रिए आप अपनी लिमिटेशन, सभी तरह के लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, पैसे की चिंता मत करिए, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है आप व्हाट्सएप करिए और बेझिझक कोर्स ज्वाइन कर लिए। हम आपका इंतज़ार करेंगे। आपके एक एक रुपए की मदद से ज़ेनो वैली बनेगा दुनिया में रोशनी का, ज्ञान का भंडार। थैंक यू दोस्तों।